स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सब चीजों को, सब क्वेश्चनों को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो कि एक गुणोत्तर श्रेणी के एन वे पद क्या होता है, एन पदों का योगफल क्या होता है, अगर कोई सीरीज दी हुई है गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अगर कोई प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों को मिससेलेनियस क्वेश्चन वगैरह है। तो हम चीज़ों की बात करेंगे इन क्वेश्चनों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.3 के। प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 27 तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था हमने। 28 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ देखो। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए कि संख्या ए 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 के अनुपात में है। चलो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे करते हैं इसको। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। क्या है? 6 गुना है। तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2 के अनुपात में है। अब देखो दो संख्याओं का योगफल। अब देखो दो संख्याएं क्या क्या लेते हैं, ए और बी क्या लेते हैं, हम दो संख्या लेते हैं। ए और बी दो संख्या लेते हैं, इनका योगफल। अब देखो इनका योगफल क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो ए प्लस बी, दो संख्याओं का योगफल, ए और बी का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना अधिक है। उनका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, दो संख्या, इनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट ए बी होता है। गुणोत्तर माध्य कितने बार देखा हमने, अगर कोई संख्या सी है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी होता है। तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, रूट ए बी। 6 गुना अधिक है और रूट ए बी इसका क्या है, गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य के 6 गुना अधिक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई हमारे पास। a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी आ गया। तो अब निकालना क्या है कि दर्शाइए कि वो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। a और b संख्या क्या क्या है, ये वाली संख्या है, ये दर्शाना है। कैसे करेंगे, अब देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये एक इक्वेशन की तरह आ गई। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 36। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यही आ रहा है, 36 ए बी का स्क्वायर आ रहा है, 36 ए बी आ रहा है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, 36 ए बी आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे को पता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता है। ये फॉर्मूला भी है, इसको सोल्व करके भी देख सकते हो हम लोग। तो ये होता है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पुट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। 36 ए बी माइनस 4 ए बी, ये किसके बराबर आ गया, 32 ए बी। किस क्या आ रहा है, 32 ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइन 32 ए बी के लिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 ए बी। यहाँ पुट कर दो ये बारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 ए बी आ रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 32 ए बी। यही आ रहा है। अगर a प्लस बी क्या लेना हो, हमें a प्लस बी ही लेना हो, इसको रफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से एक चीज आ रही है अगर a प्लस बी लेना हो तो क्या हो जाएगा, रूट 36 रूट ए बी आ जाएगा, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट 32 ए बी आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसको।
ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 √ab हो जाएगा, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, √32 √ab। यही हो रहा है। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a, क्या आ जाएगा 2a। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस √32, और रूट ए बी यहाँ भी है, रूट ए बी यहाँ भी है, तो रूट ए बी आ जाएगा। ये किसके बराबर है, 2a के, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 6 प्लस, देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 का रूट, 32 16 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन 16 का क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, √2, 4 √2 लिख सकते हैं 32 को, 4 √2 √ab। तो a बराबर 1/2 का अंदर भाग लगाओ, तो 3 प्लस 2 √2, 6 में भाग गया तो 3 बार, और ये 2 √2 √ab आ गया। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू तो ये आ जाएगी, a बराबर 3 प्लस 2 √2 √ab आ रहा है। अब b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इसमें पुट कर दो, b बराबर क्या हो जाएगा 6 √ab माइनस बी, तो सॉरी a हो जाएगा, तो b बराबर 6 √ab माइनस a की जगह क्या कर देंगे, पुट ये वाला कर देंगे, तो माइनस 3 प्लस 2 √2 √ab, यही आ रहा है। मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, b बराबर 6, नहीं लिखने की जरूरत, यहाँ भी √ab है, यहाँ भी √ab है, कॉमन ले लो √ab, 6 माइनस 3 माइनस 2 √2, देखो 6 में से 3 गया तो 3 बच गया हमारे पास, 3 माइनस 2 √2 √ab। अब हमें निकालना क्या है, a और b का अनुपात, a/b, a की जगह क्या है, ये वाला है, पुट कर दीजिए, 3 प्लस 2 √2 √ab, और b की जगह क्या है, ये वाला है, b बराबर 3 माइनस 2 √2 √ab से √ab कैंसिल हो गया, तो a/b मतलब 3 प्लस 2 √2 अनुपात 3 माइनस 2 √2, यही सिद्ध करना था हमें। आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, कौन सा वाला, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कुछ भी दिया हुआ हो मतलब हमें, और तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला, इससे हमें क्या होता है, ab की वैल्यू पता लग जाएगी। तो चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। चलो नोट डाउन कीजिए इसको। आसान आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। और सबसे बड़ी चीज है कि थ्योरी भूल लानी है कि एन व पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए, गुणोत्तर श्रेणी के लिए इनके एन पदों का योगफल क्या होता है, ये भी नहीं भूलना है। ये क्या है कि हर जगह यूज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके एनडी वगैरह की एग्जाम, जेई मेन जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, उन चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे होंगे तो जेई एडवांस की प्रॉब्लम भी यू कांट डू, आप नहीं कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की लीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हैं, a क्या है, समांतर माध्य है, और g क्या है, गुणोत्तर माध्य है, किसी भी दो संख्याओं के बीच में, तो सिद्ध कीजिए संख्या क्या है, a प्लस माइनस √a प्लस जी, कोष्टक में a माइनस जी। यदि a तथा g क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो
सिद्ध कीजिए कि संख्याएं क्या है, ए प्लस माइनस रूट में ए प्लस जी और ए माइनस जी, ये है संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। कैसे करेंगे इसको, यदि ए और जी क्या है, ए क्या है, समांतर माध्य है, दो संख्या लेते हैं ए और बी, क्या लेते हैं, ए और बी दो समांतर माध्य इस प्रकार है कि कैपिटल ए क्या है, समांतर माध्य है, और जी क्या है, गुणोत्तर माध्य है। अब देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन में, निकालना क्या है हमें, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी क्या होगा, ये सिद्ध करना है कि ये वाला होगा, ए और बी क्या है, रूट में ये वाला है। अब देखो समांतर माध्य ए और बी का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। और जी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य ये होता है। समांतर माध्य ए प्लस बी बाई टू इनका ये होता है, और गुणोत्तर माध्य रूट ए बी होता है। अब इससे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, अब देखो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ए इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है मेरे पास, यही आ रहा है, 2a बराबर ए प्लस बी आ रहा है, ये समीकरण ए कर देते हैं इसको। और जी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, समीकरण 2 आ रहा है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता है। अब यहाँ से हमें ए माइनस बी की वैल्यू पता लग जाएगी, ए प्लस बी की जगह क्या है, 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab जी स्क्वायर है, यही आ रहा है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के बराबर है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस में आएगा रूट 2 a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही आ रहा है। रूट में बाहर क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, a माइनस बी के बराबर है। तो a प्लस बी की जगह क्या है, a प्लस बी की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से 2a आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 2a, किसके बराबर आ जाएगा, 2a प्लस माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, किसके बराबर आ रहा है, 2a के बराबर आ रहा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग लगा तो सब में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसी प्रकार b बराबर भी क्या हो जाएगा, b बराबर यहां से निकाल लेते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा, 2a माइनस स्मॉल a, यही आ रहा है। b बराबर 2a की जगह क्या आ रहा है, ये वाली, सॉरी a की जगह तो a पुट करो, और स्मॉल a की जगह a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो b बराबर 2a माइनस a माइनस प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2a यहाँ a है, ये माइनस का ये प्लस का, तो a माइनस प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ रहा है, a की वैल्यू ये आ रही है और b की वैल्यू ये सेम है, प्लस माइनस, इसमें जहां प्लस होगा तब यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये संख्या यही है, देखो a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, हमें ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस जी और ए प्लस जी, ठीक है। तो ये वही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, कितना आसान सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा पुट कर दिया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हम ए माइनस भी पता कर सकते हैं, ए प्लस भी पता होता है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना। अब ये कैसे आया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, प्लस का आएगा और ये माइनस का है, तो माइनस 2a भी बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी से हमने ड्राइव किया हुआ है ये फॉर्मूला।
इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 के लिए करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों के बाद क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में क्या हो रही है, प्रत्येक घंटे पश्चात दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में, यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरियो की संख्या कब कब निकालनी है, दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे पश्चात, तथा nवें घंटों बाद क्या होगी। देखो हमें क्या दिया हुआ है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है। देखो हमारे पास क्या, देखो कल्चर है, इसमें प्रथम क्या है, पहले कुछ बैक्टीरिया थे हमारे पास, प्रत्येक घंटे बाद में क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है। देखो ये क्या होगा, पहले ए था, फिर ये 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगी। हमारे पास पहले कोई कांस्टेंट संख्या ए थी, फिर दुगुनी हो गई, एक घंटे बाद में 2a हो गई, फिर इसकी दुगुनी क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी, फिर इसकी दुगुनी 4 की दुगुनी क्या हो जाएगी, 8a हो जाएगी, और ये चलता रहेगा, क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, ये क्रम दुगुनी हो रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सार्वय अनुपात, यहां से क्या आ जाएगा, सार्वय अनुपात, दुगुनी हो रही है तो 2a/a, से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ रही है, दुगुनी हो रही है तो सार्वय अनुपात r बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ये भी दिया हुआ कि प्रारंभ में उस बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 30 थी। इसका मतलब प्रथम पद, प्रथम पद के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम बैक्टीरिया संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 30 आ गया। और कैसे हो रही है रिपीट, r बराबर 2, सार्वय अनुपात, हर घंटे में दुगुनी हो रही है। तो हमें निकालना क्या है, बैक्टीरिया की संख्या याद करनी है, दूसरे, चौथे और nवें घंटों के बाद में क्या होगी, बैक्टीरिया की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब योग निकालना है। बैक्टीरिया की संख्या, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी दूसरे घंटे में, देखो n बराबर 2, फिर n बराबर 4 के लिए निकालना है, एंड n बराबर n के लिए टोटल बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, बैक्टीरिया की टोटल संख्या, इसका मतलब S2
तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो जाएगा एक, तो यही होगा। अब देखो हमारे पास ए कितना है, 30 बैक्टीरिया है, आर कितना है 2 है, एन बराबर भी 2 है, से दूसरे के लिए निकालना है माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो ये यहां से क्या हो जाएगा 30, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वन अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब दूसरे के लिए क्या उतना हो जाएगा, बैक्टीरियो की संख्या दूसरे घंटे में कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। पहले घंटे में 30 थी, दूसरे घंटे में इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। अब फिर 4 के लिए करेंगे, क्या करेंगे 4 के लिए करेंगे। ठीक है, ये हो गई। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दुगुनी होती है। यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया थे, इसके पश्चात बैक्टीरिया की संख्या दूसरे हो गई। लेकिन एक चीज ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है दूसरे का मतलब क्या होगा, हम अगर ये माने कि प्रारंभ में 30 दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं प्रारंभ में 30 दिए हुए हैं, तो प्रथम घंटे के पश्चात कितने हो जाएंगे इनके दुगने 60 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके दूसरे घंटे में कितना हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। क्वेश्चन को एक ऐसे भी कर सकते हैं कि बैक्टीरियो की संख्या क्या होगी, मतलब एनवा पद पूछ रहा है कि एनवे घंटे में बैक्टीरियो की संख्या, क्वेश्चन में ये दिया हुआ शायद। तो बैक्टीरियो की संख्या चौथे, दूसरे और एनवे घंटों के बाद में क्या होगी। तो इसमें टोटल बैक्टीरिया नहीं पूछा, इसमें यह पूछा कि उस घंटे में बैक्टीरिया की टोटल संख्या क्या हो जाएगी। तो प्रथम क्या दिया हुआ हमारे पास 30 दिया हुआ है, इनिशियली में दिया हुआ है, तो प्रथम घंटे में क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी इसकी दुगनी, और फिर दूसरे की दुगनी क्या हो जाएगी 120। इसका मतलब एन बराबर 1 बराबर यहां से लेना है, एन बराबर 2 और एन बराबर 3 हो जाएगा यहां से। ये एन बराबर 3, दूसरा घंटा बराबर है एन बराबर 3, तो ए 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर की पावर 3 माइनस वन। ए की जगह क्या है 30 है, आर की जगह 2 है, हमने निकाला था अभी, तो 3 माइनस वन, तो 30 मल्टीप्लाई 4 120 हो जाएगा। दूसरे घंटे के बाद में 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें चौथे घंटे के लिए, मतलब पहले क्या हो गया इनिशियली में 30 है, ये किसी घंटे में नहीं है, 0 घंटे के लिए है। 60 प्रथम घंटे के लिए हो जाएगा, 120 सेकंड के लिए हो जाएगा, फिर इसका दुगुना 1 to 40, इसके बाद में 480। देखो प्रथम घंटा, दूसरा, तृतीय और चतुर्थ, इसका मतलब 1 2 3 4 5, एन बराबर 5 आ रहा है, मतलब फोर्थ घंटे के लिए एन बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर की पावर 5 माइनस वन। फोर्थ घंटे के लिए ए बराबर 5 आ रहा है, सॉरी एन बराबर 5 आ रहा है, तो 30 आर 2 की पावर 5 माइनस वन, तो 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना आ रहा है 480 हो जाएगा। और एन वे के लिए क्या हो जाएगा एन प्लस वन, 4 के लिए क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो एन के लिए एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ए एन प्लस वन हो जाएगा एन वा के लिए, तो ए आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, तो ए आर की पावर एन, ए की जगह 30 है, आर की पावर 2n हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर n इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें ये देखना जरूरी है, ये तो जीरो टी बराबर जीरो पर है, ये टी बराबर 1 हार पर है, ये टी बराबर 2 हार। अगर इसको प्रथम पद लेते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा दूसरा घंटा तृतीय पद हो जाएगा, दूसरे घंटे के लिए n बराबर 3 हो जाएगा। ये समझना जरूरी है हमें। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ 31 में? 500 रुपए धनराशि, 500 रुपए क्या है? धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्षों के बाद में क्या होगी ज्ञात कीजिए। धनराशि क्या होगी? देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसके लिए? देखो मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, इंक फिल कर लेता हूं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, 500 रुपए धनराशि दी हुई है, मूलधन क्या दिया हुआ हमारे पास, 500 रुपए दिया हुआ है इनिशियली में, और क्या हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज, मतलब हर साल क्या हो रहा है, हर साल जो भी ब्याज आ रहा है वो उसके लिए भी फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज की राशि जुड़ेगी उसके लिए। देखो ब्याज पर ब्याज लगना क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। जैसे ए मूलधन कितना आ गया हमारे पास, 500 रुपए आ गया, ठीक है, और हमारे पास कितनी परसेंट से बढ़ रहा है, देखो आर बराबर क्या हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की तरफ से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक चीज ये भी समझ सकते हैं हम लोग, चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, 1+R/100, 1+R/100 चक्रवर्ती ब्याज से इसका क्या हो जाएगा, टोटल चक्रवर्ती धन एक साल बाद में 1+R 10% है अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 गुना हो जाएगा, टोटल मूलधन का क्या हो जाएगा 1.1, और मूलधन यहाँ आ जाएगा बाहर 500, 500 और ये 500 का 1.1 गुना हो जाएगा, 500 का 1.1 गुना कितना हो जाएगा, 550 आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए फिर इसका भी ब्याज लगेगा, 550 का ब्याज ही स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 सालों में कितनी धनराशि हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। चलो कैसे करते हैं इसको, इनिशियली हमारे पास कितना है 500 रुपये और 10% चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, क्या लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। देखो इसका 500 रुपए का 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 10/100, 50 रुपए ब्याज आ गया हमारे पास। कितना रुपए ब्याज आ गया साल के अंत में, 50 रुपए। तो देखो पहले हमारे पास 500 रुपए था प्रथम, मतलब t बराबर 0 के लिए, t बराबर 0 साल के लिए, मतलब टाइम कितना है 0 ईयर है। t बराबर 1 के लिए हमारे पास कितना हो गया टोटल 550। अब t बराबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 550 का क्या लगेगा 10% लगेगा, 550 का कितना लगेगा 10%, 10/100 क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, अब 55 रुपए, 55 रुपए ब्याज आएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 550 पहले से था और 55, तो हमारे पास कितना होगा 605। ऐसा होता है, ये क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमारे पास क्या है, ये वाला हो गया मूलधन अपॉन 1+R/100, 100 क्या है, क्योंकि परसेंट में दिया होता है, और आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी रेट से इंटरेस्ट है, तो मूलधन 500 रुपए हो गया, प्रथम साल के अंत में क्या हो जाएगा 1+R 10/100, ये फॉर्मूला होता है हमें याद रखना है। तो 500 1.1 ये प्रथम साल के अंत में हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल राशि हो जाएगी। अब द्वितीय साल के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड साल के लिए, ये प्रथम साल के लिए हो गया, तो सेकंड के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा मूलधन के तौर पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मूलधन के तौर पर आ रहा है, ये टोटल मूलधन हो गया हमारे पास सेकंड साल के लिए। फिर सेकंड साल के लिए आर रेट कितना है 10/100, ये कितना हो जाएगा वापस 500 1.1 1.1, ये भी 1.1 आ गया, ये पहले से मूलधन है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 500 1.2 का होल स्क्वायर, ये सेकंड साल के अंत में हो जाएगा हमारे पास। फिर थर्ड साल के लिए क्या हो जाएगा, ये तो मूलधन के तौर पर आ जाएगा हमारे पास,
1 प्लस 10/100, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 500, 1.1 का स्क्वायर और 1.1 फिर आ गया, ये 33 साल के अंत में। तो 10 सालों के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लो 10 सालों के लिए 500 1.1 की मल्टीप्लाई में पावर में 10 आ जाएगा, ये 10 साल के लिए होगा। इसी प्रकार 10 साल के अंत में ये धनराशि हो जाएगी। प्रथम साल के अंत में क्या आ रही थी हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 1.1, द्वितीय साल के अंत में ये वाली आ रही है, तृतीय के लिए क्या हो रही है 3 आ रही है, तो 10 साल के अंत में क्या हो जाएगी ये वाला आ जाएगा। और अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि n साल के बाद में, n ईयर के बाद में, n वर्षों के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 500 1.1 की पावर n, ये n साल के बाद में आ जाएगा। 10 साल के लिए ये होगा तो n के लिए ये हो जाएगा। बस आसान सा क्वेश्चन था। हमें ये पता होना चाहिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाला जाता है, 1 प्लस आर बटा 100 गुणा में क्या होता है, जो हमारे पास धनराशि दी हुई है ये मूलधन है। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 हो गया, अब 32 करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले इसको मैं रफ कर, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्या है 8 और 5 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो कितने ये घुमा घुमा की छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बच्चों क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्या है क्रमशः 8 तथा 5 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या दिया हुआ, यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य, मूल क्या ले लेते हैं हम a और b क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी के, सॉरी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या है, मूल ले लेते हैं हम a और b, दो मूल हो गए। द्विघात है तो दो मूल आएंगे। देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि द्विघात का मतलब दो मूल आएंगे, a और b ले लेते हैं मूल। समीकरण के मूलों का समांतर माध्य a प्लस बी, समांतर माध्य क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये दो है, इनका मूलों का समांतर माध्य a प्लस बी किसके बराबर है 8 के बराबर दे दिया हमारे पास। और इनका गुणोत्तर माध्य क्या दे दिया, रूट ए बी किसके बराबर दे दिया 5 के बराबर दे दिया। हमारे पास ये आ रहा है, तो हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। देखो यहां से क्या आ रहा है, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 8 है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 16 आ रहा है, और यहां से ए बी क्या आ जाएगा 25, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर भी हो जाएगा 25। देखो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 16 आ रहा है और ए बी इक्वल टू 25 आ रहा है। और द्विघात समीकरण क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये द्विघात समीकरण क्या होती है, अगर यही नहीं पता तो फिर आप इसका करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो x का स्क्वायर दो घात माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होता है। अब देखो मूलों का योग, मूल क्या क्या है a प्लस बी, इनका योग क्या हो जाएगा, सॉरी मूल क्या है a और b है, तो इनका योग क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये x हो रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में x प्लस मूलों का गुणनफल, मूल क्या है a और b का गुणनफल a b इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी हमारे पास द्विघात समीकरण। देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है 16 आ रहा है,
और ए बी इक्वल टू 25, यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना भी नहीं था इसमें। इस प्रकार हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में हमारे पास इसमें क्या टॉपिक दिया हुआ है, विशेष अनुक्रमों के n पदों का योग क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार हमारी गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट होती है, उसके बाद विविध आएगी। इस प्रकार 9 कंप्लीट हो जाएगी हमारे आने वाले 5-6 लेक्चरों में। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।